हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं ग्रुप वाइज या पीरियड वाइज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। और अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो उसका ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर या उसका ब्लॉक कैसे निकालेंगे इसके बारे में भी जानेंगे। इसके बाद जो दूसरी चीज इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो रहेगा SPDF। ये जो चारों ब्लॉक्स होते हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उनके जो एलिमेंट्स हैं उनकी जनरल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रुप वाइज किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लिख सकते हैं। और इनफैक्ट ज्यादातर टाइम हम ये ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही यूज करेंगे, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलरिटी रखते हैं सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। तो ज्यादातर टाइम हमें ये जो ग्रुप वाइज जो कंपैरिजन होगा उसी के बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं शुरुआत में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। अब जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमेशा हमारा ध्यान किस पर रहेगा कि ये कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं, कौन से नोबल गैस के बाद आते हैं। क्योंकि अगर हमें पता रहेगा कि कौन से नोबल गैस के बाद आते हैं तो हमें शुरुआत से 1s2 2s2 ये सारी करने की जरूरत नहीं है बेटा। इसके पहले आने वाले नोबल गैसेस का सिंबल यूज करके हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम अगर लिथियम के लिए लिखेंगे तो लिथियम के पहले वाला जो नोबल गैस है वो कौन सा है, हीलियम। तो हम क्या करेंगे, इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जगह पर इसके पहले वाले जो नोबल गैस है उसका सिंबल लिख देंगे। फिर ये देखेंगे ये कौन से पीरियड में आता है, उसके हिसाब से उसके जिस पीरियड में ये आएगा उसी नंबर ऑफ ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल में इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये कौन से पीरियड में आता है, सेकंड पीरियड में आता है, क्योंकि पहला पीरियड तो हीलियम में खत्म हो जाता है। तो सेकंड पीरियड में क्योंकि आता है तो ये 2s क्या हो जाएगा, 1। 1 क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट में क्या होता है, एस में एक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट में एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये पहले डिस्कस किया हुआ है हमने। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हीलियम 2s2 ए 2s1। नेक्स्ट वाले एलिमेंट का जब हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, किसका, सोडियम का, तो हम क्या करेंगे, सोडियम के पहले वाला जो नोबल गैस है वो कौन सा है, नियॉन है। ठीक है, तो हमें शुरुआत वाले सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम डायरेक्ट ऐसा लिखा करेंगे। अब जो सोडियम है वो कौन से पीरियड का पार्ट है, सेकेंड पीरियड का पार्ट है। अगर ये सेकेंड पीरियड का पार्ट है मतलब इसमें क्या हो जाएगा, 3s और ये हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है आगे वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होने वाले हैं। पोटेशियम के पहले वाला जो नोबल गैस होता है वो है आर्गन, और यहां पर क्या लिख देंगे हम, 4s1। इसके पहले वाला जो नोबल गैस है वो कौन सा हो जाएगा, क्रिप्टॉन, और फिर ये क्या हो जाएगा, 5s1। सीजियम के पहले वाला जो नोबल गैस होता है वो कौन सा हो जाएगा, जेनॉन, ये हो जाएगा 6s1। और फ्रेंशियम के पहले वाला जो नोबल गैस होता है वो होता है रेडॉन, और ये क्या हो जाएगा, 7s1। जिस पीरियड में वो प्रेजेंट है उसी पीरियड के एस ऑर्बिटल में, उसी जो ऑर्बिट नंबर है उसके एस ऑर्बिटल में इनके इलेक्ट्रॉन जाएंगे। समझ में आ रहा है बेटा कैसे किया, बहुत ही सिंपल चीज है। नेक्स्ट वाले जो ग्रुप 2 वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप खुद से कर पाओगे क्या, सिमिलर तरीके से करना है। क्या चीज, बेरिलियम जो रहेगा उसके पहले वाला नोबल गैस क्या है, हीलियम, ये सेकंड पीरियड में आता है तो 2, और ये क्या हो जाएगा, 2s2, क्योंकि सेकेंड पीरियड का पार्ट है तो एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब आपको नीचे वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसके सामने कर देंगे क्या, नियॉन, और फिर ये क्या कर लिख देंगे, 3s2। फिर यहाँ देखना कैल्शियम के केस में है, ये क्या कर देंगे, आर्गन, फिर ये हो जाएगा 4s2। स्ट्रोंटियम के केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिप्टॉन, इसके सामने क्या लिख देंगे, 5s2। वैसे इसके सामने क्या हो जाएगा, जेनॉन, और फिर ये हो जाएगा 6s2, और सबसे लास्ट वाले के सामने क्या हो जाएगा बेटा, रेडॉन, और ये हो जाएगा 7s2। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। तो अगर आपको ये वाला तरीका अगर आ गया तो आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरुआत से लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअल में किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सिंपल तरीका क्या है बेटा, हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है, और जिस ग्रुप में प्रेजेंट होगा उसी के टॉप वाले एलिमेंट के जैसे नीचे वाले एलिमेंट का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, बस ऑर्बिट नंबर चेंज होंगे। समझ में आ गया, तो इस तरीके से करने में हमें टाइम बहुत ही कम लगेगा बेटा। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम 1s2 2s2 करने जाएंगे, इसका जो एटॉमिक नंबर है ये बहुत ही ज्यादा है।
87 वाला एटॉमिक नंबर होता है फ्रेंड्स। 87 इलेक्ट्रॉन अगर फिलअप करने लगेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, जबकि इसमें जल्दी तरीके से हो जाएगा अगर हम उसके ऊपर वाले एलिमेंट के हिसाब से लिख देंगे तो। समझ में आया? अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हम देखेंगे पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के पहले एक चीज़ आपको पता रहना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन से डायरेक्शन में, कौन से ऑर्बिट में, कौन से सबशेल में फिलअप होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास यहाँ देखना, अगर 7s में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हुए हैं तो इसमें जो p वाला जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा वो भी कौन सा होगा? 7p ही रहेगा। मतलब ये दोनों s और p इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट वाले ही रहते हैं। मतलब ये जो s और p के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अगर किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन s और p में गए हैं तो इनके सामने वाला जो नंबर है वो किसके साथ मैच करता है? पीरियड के नंबर के साथ। ठीक है, ये नंबर किससे मैच करता है? पीरियड के नंबर के साथ। वहीं पर अगर इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसमें? डी में, तो वो 7th वाले ऑर्बिट के डी में नहीं जाएंगे, वो किस में जाएंगे? इससे एक कम पर जाएंगे। किसमें? 6d में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये 6d में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हर बार आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सारे नंबर रहेंगे वो पीरियड नंबर को ही नहीं बताएंगे, एस और पी वाले सबशेल के जो नंबर्स रहेंगे वो पीरियड नंबर को बताएंगे। जो डी वाले सबशेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो हमेशा उससे एक नंबर कम होगा। मतलब ये 6d में इलेक्ट्रॉन भरेगा अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो। ठीक है, एस ऑर्बिटल मतलब जो एस ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि उसमें एस के अलावा कोई और दिखाई ही नहीं देगा आउटर मोस्ट में। लेकिन पी में दिखाई देंगे, तो पी में अगर डी में जाते हैं इलेक्ट्रॉन तो वो जो पीरियड नंबर रहेगा उससे एक कम नंबर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे डी के केस में। वैसे ही जो एफ रहेगा वो जो पीरियड नंबर जो भी रहेगा उसमें से 2 कम कर दोगे, तो इसमें एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 5f में। आउटर मोस्ट में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। मतलब जो भी s वाला रहेगा उससे एक कम d वाला रहेगा, उससे भी एक कम f वाला रहेगा। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको किस तरीके से देखने को मिलता था बेटा? जब हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, जिंक तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे तो जो s का जो ऑर्बिट नंबर रहता था उससे एक कम ऑर्बिट नंबर किसका रहता था? d के लिए रहता था। ठीक है, अगर f भी भरता, f तो इसमें नहीं आता था एटॉमिक नंबर 30 तक, लेकिन इन केस अगर f ऑर्बिटल आएगा तो वो उससे एक और कम हो जाएगा। तो इनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, ध्यान देना। कुछ जगहों पर ये स्टेटमेंट, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट में वर्ड आ जाते हैं तो स्टूडेंट से गलती हो जाती है। यहां देखना, ये जो सबसे लास्ट वाला जो ऑर्बिट है, ठीक है, ये लास्ट वाला जो ऑर्बिट है इसी को हम और क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं अल्टीमेट शेल। इनके लिए कुछ वर्ड यूज होते हैं बेटा, इनके लिए वर्ड क्या यूज होता है? अल्टीमेट शेल। जो सेकेंड लास्ट वाला जो ऑर्बिट होता है, ये जैसे ये वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सेकेंड लास्ट वाला ऑर्बिट हो गया। सेकेंड लास्ट वाला ऑर्बिट जो होगा इसके लिए वर्ड यूज होता है पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, इन वर्ड्स को ध्यान रखना बेटा, क्योंकि थ्योरेटिकल स्टेटमेंट में या एनसीईआरटी पढ़ते समय आपको ये वर्ड देखने को मिलेंगे। ये क्या हो जाएगा? पेनल्टीमेट शेल। वैसे ही जो थर्ड लास्ट वाला हो जाएगा, ठीक है, मतलब लास्ट से थर्ड, अगर हम थर्ड लास्ट की बात करेंगे, थर्ड लास्ट ऑर्बिट जो होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? एंटी पेनल्टीमेट शेल। इसे हम बोल देते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। समझ में आ गया? कहने का मतलब क्या है कि अगर s और p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो अल्टीमेट शेल होंगे, अल्टीमेट शेल वाले होंगे। कहने का मतलब s वाले n नंबर रहेंगे, p वाले भी n नंबर वाले ही रहेंगे, n ऑर्बिट वाले ही रहेंगे। लेकिन जो d वाले रहेंगे वो कौन से रहेंगे? पेनल्टीमेट। इसलिए बोलते हैं कि d ऑर्बिटल्स कौन से ऑर्बिट के फिलअप होते हैं? पेनल्टीमेट, मतलब सेकेंड लास्ट वाले, मतलब जो s और p के जो ऑर्बिट नंबर रहेंगे उससे एक कम, तो ये हो जाएगा पेनल्टीमेट में फिलअप होगा। तो पेनल्टीमेट में कौन सा बोल देंगे हम? n-1d। ठीक है, वैसे ही सबसे, और अगर f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? एंटी पेनल्टीमेट वाले हो जाएंगे। एंटी पेनल्टीमेट कहने का मतलब क्या हो जाएगा? n-2f। समझ में आया? मतलब अगर s में जा रहा है तो सबसे बड़ा वाला ऑर्बिट नंबर रहेगा, p में जा रहा है सबसे बड़ा वाला ऑर्बिट नंबर रहेगा, लेकिन अगर d में जा रहा है तो उससे एक कम रहेगा, अगर f में जा रहा है तो उससे भी एक कम रहेगा। अब इसको यूज कैसे करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय, ये ध्यान देते हैं।
तो ये किसके लिए लिखा है? ये केवल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बताया है बेटा। अंदर वाले तो कुछ भी हो सकते हैं, आउटर मोस्ट वाला नंबर जो भी रहेगा एस और पी का, उससे एक कम रहेगा डी का, उससे एक और कम रहेगा किसके लिए? एफ के लिए। अब इसको यूज करके हम देखते हैं कि ये जो पी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे। हमें पहले ग्रुप 13 का करना है। ग्रुप 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्राई करते हैं, ठीक है। बोरॉन के पहले वाला जो नोबल गैस है वो कौन सा है? हीलियम है। हीलियम के बाद ये क्या भरा होगा? 2s2 और ये हो जाएगा 2p1। ये 2p1 हमें कैसे पता चला? क्योंकि ये ग्रुप 13 है। ग्रुप 13 में हमेशा इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? p1, जबकि ग्रुप 14 में p2, ग्रुप 15 में p3, ग्रुप 16 में p4, 17 में p5 और 18 में p6 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर क्या है? ये 2s2 2p1। नीचे वाले एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? एल्यूमिनियम के पहले वाला जो नोबल गैस है वो कौन सा है? नियॉन है। लेकिन अब यहां ऑर्बिट नंबर बढ़ जाएगा। ये 2s की जगह अब क्या हो जाएगा? 3s। तो ये हो जाएगा 3s2 और ये हो जाएगा 3p1। ठीक है। इसके बाद गैलियम के केस में क्या हो जाएगा? ध्यान देना, गैलियम के केस में ये हो जाएगा आर्गन, क्योंकि पहले वाला नोबल गैस। यहां क्या हो जाएगा? 4s2 4p1। लेकिन ध्यान देना बेटा, जब 4s हुआ है और 4p हुआ है तो उसके पहले वाले डी में भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे। मतलब 4s के पहले किस में इलेक्ट्रॉन, 4s के बाद एक्चुअल में किस में इलेक्ट्रॉन गए होंगे? 3d में। तो हम ऐसे लिख जरूर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर 3d में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर 4p में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। समझ में आया क्या? ऊपर वाले में ऐसी कोई दिक्कत क्यों नहीं थी? क्योंकि जहां 3s है तो 3s के पहले वाला जो डी है 2d होता ही नहीं है। ठीक है, तो 2d होता ही नहीं, तो ऊपर वाले में कुछ भरने की जरूरत नहीं थी, डी को चेक करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहां पर ये फोर्थ ऑर्बिट वाले हैं, फोर्थ ऑर्बिट वाले में 3d जो ऑर्बिटल है वो आ जाता है। समझ में आया क्या बोल रहे थे बेटा? कि जहां पर भी सबसे बड़ा नंबर किसका है? एस और पी का, उससे एक कम नंबर वाले डी में भी इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। तो ये डी में इलेक्ट्रॉन भर गए। ऊपर वाले में ये टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसमें 2d जैसी कोई चीज नहीं होती। ठीक, अब यहां देखना, एक मिनट इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? आर्गन के पहले, सॉरी आर्गन के बाद वाला जो नोबल गैस होगा वो इंडियम के पहले वाला रहेगा। यहां देखना, ये जो नोबल गैस होगा ये क्या हो जाएगा? क्रिप्टॉन। ये 4s2 की जगह पर क्या हो जाएगा? 5s2 और क्या हो जाएगा? 5p1। और जबकि डी वाला कौन सा हो जाएगा? 4d हो जाएगा बेटा। ये 4d 10 हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन लास्ट वाले जब हम 2 पीरियड के लिए करेंगे तो लास्ट वाले 2 पीरियड में तो एफ ब्लॉक भी आते हैं। समझ में आया? लास्ट वाले पीरियड में एफ ब्लॉक भी आएंगे, क्योंकि एक लेंथेनाइट सीरीज आ जाता है इनसे पहले, थैलियम से पहले, और नियोनियम से पहले एक्टिनाइट सीरीज आ जाता है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? यहां देखना, ये हो जाएगा जेनॉन। सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे वो किस में हो जाएंगे? 6s2 6p1। डी वाला कौन सा फिलअप होगा बेटा? 5d। ये हो जाएगा 5d 10। एफ वाला कौन सा होगा? क्योंकि एफ ब्लॉक के बाद आते हैं, 6 पीरियड और 7th पीरियड में जो पी ब्लॉक आते हैं वो एफ ब्लॉक भरने के बाद आते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा? 4f14 हो जाएगा। ये पूरी तरीके से भरे हुए रहेंगे। पी में इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब ये पूरी तरीके से भरे हुए रहेंगे। कैसे लिखना है, समझ में आया क्या? ये तो सबसे बाहर वाला तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही मैच करेगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ पीरियड में, सॉरी यहां पर फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में डी सब शेल वाले भी आएंगे, 6th और 7th पीरियड में डी के साथ एफ सब शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा सबसे लास्ट में? रेडॉन। यहाँ देखना, 6s2 की जगह ये क्या हो जाएगा? 7s2 और ये हो जाएगा क्या? 7p1। यहीं पर ये डी वाला कौन सा हो जाएगा? 6d 10। यहीं पर एफ वाला कौन सा हो जाएगा? 5f14। समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ग्रुप 13 के लिए। आगे वाले ग्रुप के लिए आप खुद से लिख सकते हो क्या? मैं एक चीज लिखा देता हूं बेटा यहां पर, कि जो पी ब्लॉक रहते हैं, पी ब्लॉक के केस में ग्रुप 13 में इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले कौन से रहते हैं? p1 में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ग्रुप 14 में इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर कितने जाते हैं? p2 में जाते हैं। ग्रुप 15 में इलेक्ट्रॉन्स किस में? p3 में जाते हैं। 16th में p4 में जाएंगे, p में 4 रहेंगे। 17th में p में 5 जाएंगे, और 18th के केस में p6 हो जाता है। जहां p6 होगा इसका मतलब वो क्या है? नोबल गैसेस है।
ठीक है, इस चीज को यूज करके ये लास्ट वाला जो रहेगा पूरे के पूरे ग्रुप में एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, जैसे यहां देखा ग्रुप 13 के केस में सारे केस में P1 ही था, वैसे ग्रुप 15 में सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, P5 हो जाएगा। P5 कैसे हो जाएगा देखना, फ्लोरीन के केस में क्या हो जाएगा, ये हीलियम 2s2 2p5 हो गया। इसके बाद क्लोरीन के लिए क्या लिख देंगे हम, नियॉन, ये हो जाएगा 3s2 3p5। ठीक, ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे, नियॉन के बाद वाला नोबल गैस लिख देंगे, ये हो जाएगा कौन सा, आर्गन, और यहां क्या लिखेंगे 4s2 4p5। लेकिन यहाँ फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में और क्या लिखते हैं बेटा, या फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में डी सब शेल में भी इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3d10। यहीं पर क्या लिख देंगे, ये क्रिप्टॉन, ये हो जाएगा 4d10, ये हो जाएगा 5s2, ये हो जाएगा 5p5। समझ में आ रहा है क्या, एक एक ऑर्बिट नंबर हर चीज का बढ़ाते जाना है। वैसे इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेनॉन, ये 6s2 की जगह क्या हो, 5s2 की जगह हो जाएगा 6s2 6p2, और यहाँ क्या हो जाएगा 5d10। लेकिन ये 6 पीरियड के इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स है, तो यहाँ f ब्लॉक वाला भी आ जाएगा। f कौन सा हो जाएगा, 4f14। सबसे लास्ट में क्या, रेडॉन, ये 4f14 की जगह लिख देंगे 5f14, ये हो जाएगा 6d10, ये हो जाएगा 7s2, और ये हो जाएगा 7p5। ये ऊपर वाले में p5 हो जाएगा बेटा। ठीक है, वहां P2 लिख दिया था मैंने, वो P5 कर लेना। समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो लास्ट वाले जो दिखेंगे, लास्ट वाले जो p ऑर्बिटल्स दिखेंगे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। यहां ग्रुप 17 के केस में चाहे एलिमेंट कोई भी हो, बस वो ऑर्बिट नंबर चेंज होते जाएगा। लेकिन थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में क्या हो जाएगा, डी वाले में इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, सिक्स्थ और सेवंथ वाले में एफ में भी इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं डी के साथ, बट वो जो नंबर रहेगा डी और एफ का वो चेंज हो जाएगा। एस और पी के लिए अगर यहाँ 7 था तो डी वाला 6 हो जाएगा, एफ वाला 5 हो जाएगा। रूल क्लियर हो गए। ठीक है, तो ये तो हो गया एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। ठीक है, डाउन द ग्रुप वैसे तो आप डी ब्लॉक में भी अप्लाई कर सकते हो बेटा, लेकिन डी और एफ ब्लॉक में बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं, जिन एक्सेप्शंस के बारे में हम डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए हम डी वाले एग्जाम्पल नहीं देख रहे। ये जरूर है कि हम पीरियड वाइज में डी ऑर्बिटल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे जरूर, लेकिन ग्रुप वाइज वाला जो कॉन्फ़िगरेशन ये हर बार करेक्ट नहीं आएगा डी ब्लॉक में, क्योंकि उसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वहां गलती कर जाओगे अगर अभी हम पढ़ लेंगे तो वो एक्सेप्शंस पता रहने चाहिए, जो कि हम डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये तो ग्रुप वाइज वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नेक्स्ट चीज हम जो देखने वाले हैं वो देखेंगे कि सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉन्स कैसे हम फिलअप करते हैं। ठीक है, यहां ध्यान देना बेटा, यहां कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो आपको बहुत काम आएंगी। यहां देखना, ये एस ब्लॉक में क्या होता है, ये ग्रुप 1 में S1 में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहाँ S2 में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये तो क्लियर है। इसके बारे में ग्रुप वाइज वाला जो हमने अभी पढ़ा था उसको तो पहले देख लेते हैं। वैसे ही बोरॉन में किस में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, P में 1, कार्बन ग्रुप 14 में P में 2, ग्रुप 15 में P में 3, इसमें P में 4, इसमें P में 5, और नोबल गैस में हमेशा P में 6 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ये तो हमेशा सारे एलिमेंट के लिए लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट देखना, जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाले पीरियड में क्या आ जाएगा, डी ब्लॉक आ जाएगा। ठीक, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एस इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ एस में 2 इलेक्ट्रॉन के बाद किस में इलेक्ट्रॉन्स जाने लगेंगे, 3D में। 3D में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे कहाँ से, 1 से लेकर ये 10 तक, 3D 1 से लेकर ये जिंक में 3D 10 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 3D 10 में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ये 4p1 भरना फिर से चालू होगा। समझ में आ रहा है क्या, ये वाला जो डी है ये 3D है, लेकिन ये जो एस रहा होगा इसमें वो कौन सा रहा होगा, 4s रहा होगा, 4s1 4s2, फिर 3D में 1 to 10 तक भरा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 4p1 से इलेक्ट्रॉन भरने चालू होंगे, कहाँ तक जाएंगे, 4p6 तक जाएंगे इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट वाले पीरियड में भी कुछ ऐसे ही होगा, यहाँ शुरुआत में 5s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1, फिर 5s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, स्ट्रोंटियम में 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ किस में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे बेटा, 4D में,
यहाँ 4d में 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, बीच में कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते ज़रूर हैं, इसलिए उसको अभी नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4d10 हो जाएगा लास्ट में। ये 4d10 हो गया, डी में इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए। अब आगे किस में जाएंगे, 5p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 5p1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये 5p6 तक जाएगा। यहाँ 5p6 तक इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। समझ में आ गया। लास्ट वाले जो 2 पीरियड है वहां केयरफुल रहना बेटा, यही ज्यादातर लोगों से मिस्टेक होती है यहाँ पर, क्योंकि रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कोई बच्चे कुछ और गलती कर देते हैं। यहाँ ध्यान देना कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। यहाँ पर ये देखना, यहाँ पर 6 पीरियड है, मतलब 6 से स्टार्ट होगा, 6s1 जाएगा, 6s2 जाएगा। यहाँ पर डी ब्लॉक आ गया तो डी कौन सा भरेगा, 5d1। यहाँ 5d1 भरेगा, लेकिन ये 5d1 के बाद ये लेंथेनाइट सीरीज आ जाएगी, और लेंथेनाइट सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भरेंगे, एफ में भरेंगे। एफ में कौन से भरेंगे, ये 6 वाला सबसे हाईएस्ट है, डी वाला 5 हो गया, एफ वाला कौन सा हो जाएगा, 4। तो ये 4f1 से लेकर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ तक जाएंगे, 4f14 तक जाएंगे। ठीक है, ये 4f14 तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और 4f14 तक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद यहाँ फिर 5d2 से इलेक्ट्रॉन भरने चालू होंगे। ठीक है, कहां तक, 5d10 तक। समझ में आया। ये थोड़ा यूनिक है कि डी में पहले 1 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, उसके बाद एफ में सारे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, उसके बाद फिर से डी में 2 से इलेक्ट्रॉन्स भरने चालू होते हैं, कहां तक, 10 तक, और उसके बाद फिर ये क्या चालू हो जाएगा, 6p1 से लेकर 6p6 तक। ठीक है, सबसे लास्ट वाले पीरियड में देखना, सबसे लास्ट वाले पीरियड में अगर पीरियड वाइज देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7s1, ये हो जाएगा 7s2, और यहाँ डी कौन सा भरेगा, ये हो जाएगा 6d1। लेकिन 6d1 एक्टिनियम में भरने के बाद इलेक्ट्रॉन्स किस में फिलअप होने चालू हो जाएंगे, या थोरियम में। यहाँ थोरियम में फिर से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से चलेंगे, 5f से लेकर यहाँ कहाँ तक चला जाएगा, 5f14 तक। ठीक, अब वो जब 5f14 हो गया, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहां पर फिर से डी में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, कौन से, 6d2 से लेकर कहां तक जाएगा, ये 6d10 तक जाएगा, और उसके बाद इन एलिमेंट में क्या हो जाएगा, 7p1 से लेकर 7p6 तक भरेगा। समझ में आया क्या। तो ये जो लास्ट वाले जो 2 ग्रुप है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस सीक्वेंस में रहता है, और ये 4th और 5th पीरियड में किस तरीके से सीक्वेंस रहता है, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, हम चाहें तो इसमें सीक्वेंस लिख सकते हैं, ध्यान रखना। ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, फर्स्ट वाले पीरियड में तो क्या रहता है, हाइड्रोजन का 1s1, इसका ग्रुप नंबर फिक्स नहीं है, और ये 1s2 यहीं से लेकर यहाँ तक खत्म। ठीक है, यहीं पर सेकेंड पीरियड में अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियड वाइज कैसे होता है, ये 2s1 से स्टार्ट होगा और खत्म कहाँ होगा, 2p6 तक। थर्ड पीरियड में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थर्ड पीरियड में भी सिमिलर ऐसा ही रहता है, 3s1 से स्टार्ट होता है और 3p6 पे खत्म हो जाता है। बीच में सिर्फ s और p ही आते हैं, क्योंकि यहां तक थर्ड पीरियड तक कोई डी ब्लॉक एफ ब्लॉक नहीं थे। लेकिन अगर जब हम 4th पीरियड पर आते हैं तो ये 4th पीरियड पर क्या हो जाता है, ये आ जाएगा 4s1, फिर 4s2 ये भरेगा, 4s1 4s2 भर जाएंगे पहले, फिर इसके बाद किस में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 3d में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स किस में भरेंगे, 4p1 से लेकर 4p6 तक भरेंगे। समझ में आया। तो इसमें जो डी ऑर्बिटल है वो कौन सा हो गया, थर्ड वाले ऑर्बिट का डी ऑर्बिटल है, जबकि पीरियड कौन सा है, 4th। वैसे ही 5th पीरियड भी सिमिलर रहता है, बस ऑर्बिट नंबर चेंज हो जाएंगे। यहाँ 5s1 5s2 भरता है, फिर इसके बाद नेक्स्ट किस में भरते हैं, 4d में इलेक्ट्रॉन जाते हैं 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5p1 से लेकर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भरेंगे, 5p6 तक। ठीक, इसके बाद जो 6th वाला जो पीरियड है, इस 6th वाले पीरियड में देखना यहां इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, 6s1 6s2। अब ध्यान देना यहां पर क्या होता है, 5d1 में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 5d1 के इलेक्ट्रॉन भरने के बाद किस में जाते हैं, 4f में, लेंथेनाइट सीरीज आ जाती है। मतलब डी में पहले 1 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा लेंथेनाइट सीरीज आता है। ठीक, तो यहां पर लेंथेनाइट सीरीज में किस में चले जाएंगे, 4f में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे।
ये जब पूरी की पूरी लेंथेनाइट सीरीज खत्म हो जाती है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या भरता है, 5D में 2 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, ठीक है। और इनके बाद फिर किस में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, यहां पर जाएंगे 6p1 में लेकर 6p6 तक इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे पी ब्लॉक में। समझ में आ रहा है क्या? तो ये इस तरीके से पीरियड वाइज फिलिंग होती है। यहां पर सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक कहां कर देते हैं, इस जगह पर गलतियां कर जाते हैं, क्योंकि पहले डी में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर सारे एफ वाले इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर से डी में इलेक्ट्रॉन भरने चालू होते हैं, अगर पीरियड वाइज सारे एलिमेंट को देखेंगे तो, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला जो पीरियड है वो एग्जैक्टली इसके जैसा ही रहता है, 7th पीरियड जो रहेगा वो एक्चुअल में 6th पीरियड जैसा ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, 7s1, ये 7s2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाला कौन सा हो जाएगा, 6d, 6d1 हो जाएगा। एफ में कौन सा भरेगा, 5f भरेगा। फिर डी में एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 5f में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, उसके बाद ये 6d में 2 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसके बाद यहाँ हो जाएगा 7p से 7p1 से लेकर 7p6 तक। समझ में आ रहा है क्या? तो इस चीज को बस दिखाने के लिए हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया, पूरे पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बेटा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक। अब ये तो हमने पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं कि पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, ब्लॉक ये कैसे निकालेंगे अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तो, ठीक है। सबसे पहले पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे बेटा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। जैसे यहां देखा था हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दिख रहा है, 7th पीरियड में सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 7। 6th पीरियड में सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 6th। डी और एफ के लिए उससे छोटे नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नंबर तो 6 ही है, ऑर्बिट नंबर। वैसे ही 5th पीरियड में सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 5। मतलब क्लियर है कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही क्या बताएगा, पीरियड नंबर होगा। मतलब पीरियड नंबर निकालने के लिए क्या है, लार्जेस्ट नंबर या लार्जेस्ट ऑर्बिट नंबर जो भी होगा इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे बड़ा नंबर जो भी रहेगा वही क्या हो जाएगा बेटा, वही उसका पीरियड नंबर हो जाएगा। तो ये पीरियड नंबर निकालना सबसे आसान होता है, सबसे सिंपल, केवल नंबर देखना है सबसे बड़ा, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा पीरियड नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये पीरियड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर निकालेंगे कैसे, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है ये देख लेंगे। जैसे अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या एस में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो एस में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये ग्रुप 1 का पार्ट है, एल्कली मेटल का। एस में 2 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एस में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आउटर मोस्ट को देखेंगे, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही देखेंगे, ठीक है। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही देखेंगे ग्रुप नंबर। एस में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये किसके पार्ट हो जाएंगे, ग्रुप 2 के। ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट पी वाले भी बहुत सिंपल है। पी में अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, ग्रुप 13। पी में अगर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये हो जाएगा ग्रुप 14। पी में 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये ग्रुप 15, ये तो हमने अभी भी डिस्कस किया था। वैसे ही पी में 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ग्रुप 16, पी में 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ग्रुप 17, और पी में 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ग्रुप 18 हो जाएगा, ठीक है। तो एस और पी वाले बहुत ही सिंपल है। डी वाले पर ध्यान देना बेटा, ठीक है। डी वालों में क्या रहेगा, डी ब्लॉक के केस में, मतलब अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, डी में जाता है, तो ऐसे केस में एस के जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे और डी के जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे उन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। इसके केस में ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर विल बी नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को ऐड कर देना, वही हमारा ग्रुप नंबर हो जाएगा। अभी एग्जांपल समझेंगे इसका, ठीक। वैसे ही अगर एफ ब्लॉक रहता है तो एफ ब्लॉक में कुछ दिक्कत ही नहीं है। एफ ब्लॉक पूरा का पूरा हमेशा कौन से ग्रुप का पार्ट होता है, ग्रुप 3 का ही पार्ट होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। ब्लॉक निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जा रहा है वही उसका ब्लॉक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक, लास्ट डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक, लास्ट एफ में जा रहा है तो एफ ब्लॉक, हीलियम को छोड़कर, ठीक है। यहां ध्यान क्या देना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन
अगर एस में गया तो क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में गया तो क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में गया तो डी ब्लॉक, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ में गया तो एफ ब्लॉक। ठीक है, एक्सेप्ट ये रूल किस में नहीं अप्लाई होता, हीलियम में, क्योंकि हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, लेकिन ये एल्कालाइन अर्थ मेटल का पार्ट नहीं है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जरूर एस ब्लॉक वाले एलिमेंट से मैच करता है, लेकिन इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक्चुअल में नोबल गैस के जैसे है, इसलिए हमने उसे ग्रुप 18 में रखा हुआ है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज क्योंकि बाकी ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जैसी है। तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो रूल है, ठीक है, वो अप्लाई नहीं होगा। बाकी पूरा जो क्लासिफिकेशन है, एस पी डी एफ का जो भी क्लासिफिकेशन है वो किस पर बेस्ड है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है उसके बेसिस पर। अब कुछ एग्जांपल समझते हैं बेटा। अभी जो हमने थ्योरी पढ़ा हुआ है इन्हीं को यूज करेंगे। पीरियड नंबर देखने के लिए क्या देखना है, सबसे बड़ा ऑर्बिट नंबर देख लेना है। ग्रुप नंबर देखने के लिए क्या करोगे, एस और पी में तो बहुत डायरेक्टली निकल जाएगा, डी में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एस और डी के इलेक्ट्रॉन को ऐड करके निकल जाएगा, और एफ ब्लॉक तो हमेशा ग्रुप 3 में ही होता है अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाते हैं। ब्लॉक निकालने के लिए क्लियर है कि हीलियम को छोड़कर लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में जाएंगे वही उसका ब्लॉक हो जाएगा। ठीक, अब इसको यूज करते हैं इन एग्जांपल्स में। सबसे पहला वाला एग्जांपल हमारा कौन सा बेटा, 4s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इतना क्लियर है कि ये ग्रुप 2 का पार्ट है। दूसरी चीज, सबसे बड़ा नंबर, एक ही नंबर दिखाई दे रहा है हमें, 4, सबसे बड़ा नंबर 4 है, इसका मतलब इसका जो पीरियड है वो कौन सा हो गया, 4 हो गया। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जा रहा है, एस ऑर्बिटल में जा रहा है, मतलब ब्लॉक कौन सा हो गया, एस ब्लॉक। समझ में आ गया क्या, बहुत ही सिंपल है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर ये तीनों चीजें निकालना। ठीक है, बस केयरफुल रहना है कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट यहां देखना, जैसे यहां कुछ लोग गड़बड़ी कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा नंबर जरूर है, लेकिन 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं और उसके बाद किस में जाते हैं, 3d में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ते समय भी देखा था। ठीक है, तो एक्चुअल में बाद वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया है, डी में गया है, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। ठीक है, अब यहां देखना, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी में गया है, तो इतना तो क्लियर है कि ये डी ब्लॉक वाला एलिमेंट है, यहां कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक, इसके बाद ग्रुप नंबर या पीरियड नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए, पीरियड नंबर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सबसे बड़ा नंबर, पीरियड नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4th, पीरियड नंबर भी आ गया। ग्रुप नंबर के लिए क्या करना है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, डी ब्लॉक वाला पार्ट है, तो ग्रुप नंबर के लिए क्या करेंगे, एस के इलेक्ट्रॉन्स और डी के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। एस के इलेक्ट्रॉन्स 2, डी के इलेक्ट्रॉन 5, तो टोटल कितना हो गया, 7, तो 7 ही इसका क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा। एक्चुअल में ये एलिमेंट कौन सा है बेटा, मैग्नीज है, और मैग्नीज का ग्रुप कौन सा होता है, 7th ही होता है। समझ में आया क्या, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं बेटा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। यहां देखना, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक का पार्ट हो जाएगा। पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा नंबर देखना है, सबसे सिंपलेस्ट चीज है पीरियड नंबर निकालना। ठीक है, पीरियड नंबर निकालना सबसे सिंपलेस्ट चीज हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3, तो ये पीरियड कौन सा हो जाएगा, 3। ग्रुप नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे, ग्रुप नंबर निकालने के लिए आपको पता है कि जो P4 है, ठीक है, P4 हमेशा ग्रुप किसका पार्ट होता है, 16 का पार्ट होता है। या अगर आपको इसमें फॉर्मूले लिखने ही हैं तो आप क्या कर सकते हो, पी ब्लॉक के लिए जितने भी पी में इलेक्ट्रॉन्स है +12 कर दो। तो पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर निकालने का तरीका क्या है, ग्रुप नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन +12 इतना कर दोगे तो इससे डायरेक्टली ग्रुप नंबर निकल कर आ जाएगा। बट मेरे हिसाब से इतना सा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे डायरेक्टली भी समझ सकते हो कि ग्रुप 13 में P1 में जाता है, 14 में 2 जाता है, 15 में 3 और 16 में 4 जाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट ये जो है इसमें अब यहां पर देखना, यहां पर दिक्कत क्या होगी, पीरियड नंबर तो निकालना बहुत ही आसान है। ठीक, पीरियड नंबर बहुत इजीली निकल जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा ये देखने में लोगों को इसमें मिस्टेक हो जाती है। तो पीरियड नंबर तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7, तो पीरियड नंबर तो 7 ही है। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस तो नहीं होगा, सबसे पहले 7s में जाता है, किसी भी पीरियड में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स एस में ही जाते हैं। ठीक है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में होता है तो इसमें किसी में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक, एस में तो नहीं जाएगा, डी में जाएगा या एफ में जाएगा। तो याद होगा हमने सीक्वेंस इसी चीज के लिए पढ़ा है, हमने बोला है कि एफ में इलेक्ट्रॉन्स अगर जाएंगे भी तो पहले डी में 1 जाते हैं, फिर एफ में 1 से लेकर 14 तक जाते हैं। तो जब भी 6d1 कहीं पर लिखा हुआ रहे
तो मिस्टेक नहीं करना है बेटा, गलती नहीं करना है। 6d1 के बाद अगर ये किसी में भी d1 के बाद अगर f में गए मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन f वाला है, d वाला नहीं। यहाँ गलती क्यों होती है? क्योंकि ये भी इनकम्प्लीटली फिल्ड है, ये भी इनकम्प्लीटली फिल्ड है। ठीक है, अगर दोनों ही इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कैसे देखोगे? हमने बोला था 6 पीरियड और 7 पीरियड में पहले डी में 1 जाते हैं, फिर एफ में 1 से लेकर 14 जाते हैं, फिर डी में 2 से भरने स्टार्ट होते हैं। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया होगा? एक्चुअल में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया होगा एफ में, ये वाला। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया? एफ ब्लॉक हो गया। और अगर ये एफ ब्लॉक हो गया तो ग्रुप नंबर तो यहीं पर क्लियर हो गया। जितने भी एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा कौन से ग्रुप में जाते हैं? थर्ड ग्रुप में जाते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहां पर क्या है। यहां देखना सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा जा रहा है, बता सकते हो क्या? पीरियड नंबर तो आप इजीली निकाल लोगे, पीरियड नंबर तो सबसे बड़ा नंबर है, इसमें तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम बोल रहे थे कि पीरियड नंबर निकालना सबसे आसान है। सबसे बड़ा नंबर 7 ही है, पीरियड नंबर तो 7 है। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी में गया होगा या एफ में गया होगा? हमने बोला है कि पहले डी में 1 जाते हैं, फिर एफ में 1 से लेकर 14 जाते हैं, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इसका 14th वाला ही होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये भी कौन सा ब्लॉक का पार्ट हो गया? एफ ब्लॉक। और ये भी अगर एफ ब्लॉक का पार्ट हो गया तो ये कौन से ग्रुप का पार्ट हो जाएगा? ग्रुप 3 का पार्ट हो जाएगा। ठीक, सबसे लास्ट वाले एग्जांपल में यहां देख लेते हैं कौन सा पीरियड नंबर। पीरियड नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा? 7, तो पीरियड नंबर तो 7 हो गया। सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है बेटा? समझ में आ रहा है कि यहाँ 6d2 है और यहाँ 5f14 है। पहले सीक्वेंस ऑफ फिलिंग कैसा रहा होगा? पहले तो एस में इलेक्ट्रॉन गए होंगे, फिर डी में एक इलेक्ट्रॉन गया होगा, फिर 5f14 भरे होंगे और फिर 6d में 2 गया होगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? डी में गया है। तो एक्चुअल में कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक है। और डी ब्लॉक है तो इसके लिए फिर इसका ग्रुप नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? एस और डी के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। एस और डी के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो यही क्या हो जाएगा? इसका ग्रुप नंबर। समझ में आया क्या? वो जो हमने सीक्वेंस ऑफ फिलिंग देखी थी उससे अगर अगर उससे आप निकालोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है तो मिस्टेक्स नहीं होंगी। अगर वो नहीं पता रहता लोगों को और डायरेक्टली यहाँ देख लेते हैं, कोई मान लेता है एफ में गया है, बट ऐसा नहीं है। डी में पहले 1 गया होगा, फिर एफ में गया, फिर डी में वापस 2 से लेकर 10 तक भरते हैं। समझ में आ गया बेटा? अब यहां देखना, हमने ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिए हैं। अब ये देखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हमारे पास एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे देता है और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोल देता है तो आप कैसे करोगे? याद रखना बेटा, हमने डी एंड एफ ब्लॉक के लिए सारे एलिमेंट के लिए अभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं सीखा है। वो डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर में हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग सीखेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम ग्रुप को यूज करके बहुत सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बस आपको क्या करना है? आपको ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, 104 जैसे एटॉमिक नंबर क्या लिखा हुआ है? 104। सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि ये कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। एटॉमिक नंबर 104 पीरियड और ग्रुप निकालने के लिए क्या करेंगे? हम पहले देखेंगे कि एफ ब्लॉक का पार्ट है क्या। नहीं है। लेंथेनाइट सीरीज 58 to 71 भी नहीं है। एक्टिनाइट सीरीज 90 to 103 भी नहीं है। फिर इसका ग्रुप नंबर निकालने के लिए क्या करें? एटॉमिक नंबर 104 प्लस 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 4 निकल कर आ जाएगा। मतलब ये ग्रुप नंबर 4 है। ग्रुप नंबर 4 है मतलब कौन सा ब्लॉक हो गया? डी ब्लॉक हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे देखना। पीरियड नंबर कौन सा होगा इसका? पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका पीरियड नंबर हो जाएगा 7th। जो नेक्स्ट नोबल गैस का जो पीरियड नंबर होता है, नेक्स्ट नोबल गैस 118 है, तो वो उसका जो 7th पीरियड होता है, इसका भी पीरियड नंबर 7 ही होगा। अब यहां देखना, पीरियड 7 का पार्ट है, इसका मतलब 6 पीरियड वाले नोबल गैस का सिंबल यूज करेंगे। तो 6 पीरियड वाले नोबल गैस का सिंबल कौन सा हो जाएगा? रेडॉन हो जाएगा। ठीक है, फिर देखना हाईएस्ट पीरियड कौन सा है? 7। मतलब 7 के एस में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो 7s के 2 इलेक्ट्रॉन भर गए होंगे। ठीक है, 7s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद किस में इलेक्ट्रॉन्स भरने चालू होते हैं? 6d में इलेक्ट्रॉन भरने चालू होते हैं। 6d1 जाता है ये। फिर एफ ब्लॉक आ गया होगा। एफ ब्लॉक आया होगा तो कौन सा गया होगा? 5f14 गया होगा ये। फिर इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा 2, तो ये 2 + 2 तभी तो ग्रुप नंबर 4 आएगा। ग्रुप नंबर 4 कहने का मतलब है मुझे एस में 2 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे और डी में 2 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। लेकिन जब डी में 2 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो एफ में तो इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरने पड़ेंगे 5f14, क्योंकि पहले डी में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर एफ के पूरे भरते हैं और फिर किस में जाता है?
6D में 2 जाता है। ठीक है, वैसे आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे तो निकालना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक, कि आप इससे पता कर लोगे कि इसका ग्रुप नंबर पीरियड नंबर पता कर लोगे तो उससे भी करेक्ट आंसर निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, बस एक्सेप्शनल केसेस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे जब हम डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर पर जाएंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिक नंबर 116। एटॉमिक नंबर 116, नेक्स्ट नोबल गैस कौन सा है? 118 ही है, तो इसका भी जो पीरियड नंबर हो जाएगा 118 वाले के बराबर हो जाएगा, मतलब इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा? 7। दूसरा, इसका जब ग्रुप नंबर निकालेंगे तो इसका ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा 116 प्लस 18 माइनस नेक्स्ट नोबल गैस का नंबर। कितना हो जाएगा बेटा? 134 माइनस 118, ये कितना आ जाएगा? 16 ही आएगा। ठीक है, अब ये 16 आ गया ग्रुप नंबर। 16 आ गया मतलब कौन से ब्लॉक का पार्ट होगा? पी ब्लॉक का पार्ट होगा। और ग्रुप नंबर 16 में पी में इलेक्ट्रॉन्स कितने जाते हैं? 4 जाते हैं। ग्रुप नंबर 17 में P5 जाता है। ग्रुप नंबर 18 में P6 जाता है। इतना तो समझ में आ गया कि P4 हो गया। ठीक है, इसके पहले वाला जो नोबल गैस रहा होगा वो कौन सा रहा होगा? रेडॉन रहा होगा। ये पीरियड नंबर कौन सा है? 7 में है, तो 7s2 रहा होगा, और ये 7p4 रहा होगा। अब जब ये 7th है तो 7th पीरियड में क्या होते हैं? डी में भी इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, एफ में भी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तभी तो बाद में पी में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। डी में कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा? 6d10, और एफ में कौन सा वाला एफ होगा? 5f14। समझ में आ गया? तो ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। वैसे आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं, आप और ज़्यादा इजीली निकाल सकते हैं ग्रुप नंबर पीरियड नंबर मैच करके। ठीक है, लेकिन ये कैसे किया समझ में आया क्या? अगर 7 के पी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो पहले 6d वाला तो भरा ही रहा होगा, और जो 5f है ये भी पूरी तरीके से भरा रहा होगा। समझ में आ गया ये? इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस तो हमने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं बेटा? ठीक है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी ग्रुप और पीरियड में अगर पूछेगा तो अगर आपको पूरा आइडिया लग गया है पीरियोडिक टेबल में कहाँ से कहाँ कौन से ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं, तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हो। बस कौन से ग्रुप के लिए ध्यान रखना है? ग्रुप 3 के लिए। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, कौन से ग्रुप में होते हैं बेटा? ग्रुप 3 में होते हैं। ज्यादातर लोगों को नोबल गैस वाला लगने लगता है क्योंकि वहां हीलियम से लेकर सब कुछ होते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रुप 3 में और कौन से आ जाते हैं? एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ 28 एफ ब्लॉक वाले होते हैं, और 4 एलिमेंट कौन से? डी ब्लॉक वाले होते हैं। स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम, इन चारों को मिलाकर एक्चुअल में कितने हो जाते हैं? 32। तो अगर किसी ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलें तो 32 कौन से ग्रुप में हो जाएंगे? ग्रुप 3 में। वहीं पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इन अ पीरियड, तो अगर पीरियड में देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये पीरियड 6 में भी आएगा एंड 7 में भी आएगा। लेकिन 6 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 7th में क्या होता है? नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 7th पीरियड में यहाँ नेचुरल एलिमेंट भी होते हैं और इसमें आर्टिफिशियल एलिमेंट भी होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है इनफैक्ट बाद वाले, इसलिए ज़्यादातर जगहों पर आपको ऑप्शंस में 6 ही मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा कि ये जो एक पीरियड में जो कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे रिलेटेड है, ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी पूछ लेता है वो। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें, तो फर्स्ट पीरियड में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कौन से होते हैं? वो होता है 1s1 और 1s2, यही होता है। तो यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट में कितने, मतलब फर्स्ट पीरियड में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? मैक्सिमम यही होता है। तो कितने आ रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब उसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे? 2 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। समझ में आया? वैसे ही अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें, तो सेकेंड पीरियड में कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? 2s2 2p6, यही होता है अगर हम आउटर मोस्ट वाले की बात करते हैं। तो यहां पर ये कितने हो जाएंगे? 2 और 6 8, कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो एक्चुअल में सेकेंड पीरियड में इसलिए कितने एलिमेंट होते हैं? 8 एलिमेंट। ठीक, इसके बाद वैसे ही अगर हम थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड की बात करते हैं, तो थर्ड पीरियड में क्या हो जाएगा? 3s2 3p6। तो यहां पर भी 2 और 6, ये दोनों मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं? 8। तो ऐसे 8 अलग अलग एलिमेंट रहेंगे अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, जिसमें 3s1 वाला एक रहेगा, 3s2 वाला एक रहेगा, 3s2 3p1 वाला एक रहेगा, इस तरीके से। तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे उसके? 8। ऐसे ही देखना
फोर्थ पीरियड में और फिफ्थ पीरियड में, फोर्थ पीरियड में कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से होंगे? ये हो जाएगा एक 4s2, एक हो जाएगा 4p6, लेकिन एक 3d भी तो रहेगा, 3d10 भी तो रहेगा। वैसे 5 में 5s2, 5p6 और क्या रहेगा, 4d10 भी तो रहेगा। तो अगर आप पूरे इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो 2 और 10 12 और 6 18, इसमें भी 18 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, इसमें 18 एलिमेंट आएंगे और इसमें भी क्या हो जाएंगे, 18 एलिमेंट आएंगे। समझ में आया? आप पीरियोडिक टेबल से वेरीफाई भी कर सकते हो, ये करेक्ट नंबर निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। सबसे लास्ट में देख लेते हैं, अगर 6th पीरियड या 7th पीरियड की बात करते हैं, तो इसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो वो कैसे हो जाएंगे, 6s2 और ये हो जाएगा कौन सा, 6p6, बीच में कौन कौन से जाएंगे, 5d10 और कौन सा हो जाएगा, 5d10 और हो जाएगा कौन सा, 4f14। वैसे 7th पीरियड में भी सिमिलर हो जाएगा कौन सा, 7s2 या 7p6, ये हो जाएगा 6d10 और 5f14। तो दोनों में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो सेम रहेंगे, ये 2 और ये 14 कितने हो जाएंगे, 16 और 26 और 6 कितना हो जाएगा, 32। तो एक्चुअल में इसमें कितने एलिमेंट रहते हैं, 32 एलिमेंट, और पीरियड 7th में भी कितने रहते हैं, 32 एलिमेंट। इसलिए हमने बोला था पीरियड 6 में भी 32 एलिमेंट है और पीरियड 7 में भी 32 एलिमेंट, दोनों में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट है। ये अलग बात है कि इसमें नेचुरल वाले हैं पीरियड 6 में। ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे रिलेटेड है वो समझ में आया बेटा। अब ये देखना, इसी से रिलेटेड कई बार आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है। यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट एंड थर्ड पीरियड इफ स्पिन क्वांटम नंबर है 3 पॉसिबल वैल्यूज, होती नहीं है ऐसी वैल्यूज, उन्होंने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे दिया कि अगर स्पिन क्वांटम नंबर की 3 पॉसिबल वैल्यूज होती, ठीक है, तो फिर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए थे। एक्चुअल में स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज कितनी होती हैं, 2, इसलिए एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2। इन्होंने बोला है कि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज कितनी होनी है, 3 होनी है, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ऐसे में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, हाइपोथेटिकल एजम्पशन के हिसाब से। ठीक है, कर ऐसा होता नहीं है, हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, क्योंकि 2 ही स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं तो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, यही तो पॉलीज रूल बोलता था। बट मान लेते हैं अगर 3 क्वांटम नंबर होंगे स्पिन क्वांटम नंबर, तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एक ऑर्बिटल के अंदर। तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट पीरियड में फिर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो फर्स्ट पीरियड में कौन सा ऑर्बिटल होता है, 1s ही तो भरता है केवल, 1s में लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने लगेंगे, अब 3 इलेक्ट्रॉन भरने लगेंगे, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 3 एलिमेंट आ जाएंगे किसमें, फर्स्ट पीरियड में। समझ में आया क्या, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन उसके एजम्पशन को मानकर किया हुआ है सॉल्व। नेक्स्ट देखना, अगर थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो थर्ड पीरियड में कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, थर्ड पीरियड में जाएगा 3s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है, और किस में जाएंगे, 3p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3s में कितने होते हैं, एक ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 3, तो ये 3 चला जाएगा। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3, तो टोटल इसमें अब कितने इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे, 9। तो टोटल इलेक्ट्रॉन का समेशन कितना हो गया, 3 और 9 12। मतलब अगर ये हाइपोथेटिकल ऐसे स्पिन क्वांटम नंबर होते तो एक्चुअल में थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट हो जाते, 12 एलिमेंट हो जाते। आप आगे वालों के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है, आप फोर्थ पीरियड के लिए भी निकाल सकते हो। फोर्थ पीरियड में कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 4s में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 4p में इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और 3d में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। इसमें एक ऑर्बिटल होता है, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो हर एक ऑर्बिटल में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इसमें चले जाएंगे 3, इसके 5 ऑर्बिटल में हर किसी में 3 3 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15। p में हर किसी में 3 3 जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 9, कितना हो जाएगा, 9 3 12, इस 3 को अच्छे से लिख लेते हैं, 9 3 12 और ये 15 कितना हो जाएगा, 27। मतलब इसमें फोर्थ पीरियड में कितने हो जाएंगे, 27 एलिमेंट्स हो जाएंगे। समझ में आया, क्लियर हो गया ये। तो ये तो देख लिया हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड
किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे भी एस ब्लॉक या पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे ग्रुप को देखकर या पीरियड को देखकर निकाल सकते हैं। डी और एफ के लिए डिटेल में हम डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़नी है वो पढ़ना है क्या चीज बेटा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। डिटेल में हर एक एलिमेंट का अलग अलग नहीं, हम केवल जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लिए अलग अलग। जनरल प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टीज जरूरी नहीं कि हर एक एलिमेंट के लिए फॉलो होगा, ज्यादातर एलिमेंट के लिए, किसी भी ब्लॉक के ज्यादातर एलिमेंट जिस तरीके की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं उन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, डिटेल में जब हम पी ब्लॉक वाला चैप्टर देखेंगे या डी ब्लॉक वाला चैप्टर देखेंगे तो वहां बहुत सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग पढ़ेंगे फिर एलिमेंट्स की। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक से। जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले तो एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ऑर्बिट नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन एस में इलेक्ट्रॉन या तो एक रहेंगे या तो दो रहेंगे। तो हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख देते हैं, NS 1 to 2, मतलब एन के नंबर चेंज हो सकते हैं और एस में या तो एक रहेगा या तो दो रहेगा। ठीक, इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर जो है एस ब्लॉक में ये फिक्स रहता है। ऑक्सीडेशन नंबर कहने का मतलब अभी के लिए आप मान सकते हो क्या, चार्ज। ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका चार्ज कितना होता है, +1 हमेशा। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का चार्ज जब भी वो किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे, NaCl, NaBr या लिथियम क्लोराइड, कैसे भी कंपाउंड बने जिसमें ग्रुप 1 रहे तो वो +1 चार्ज दिखाएगा, ग्रुप 2 का कोई भी एलिमेंट रहे तो वो +2 चार्ज दिखाएगा। ठीक है, ऐसे अगर टाइप ऑफ कंपाउंड की बात करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट ज्यादातर टाइम कौन से टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, मोस्टली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इजीली कैटायंस बना लेते हैं इसलिए आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन किनको छोड़कर, लिथियम एंड बेरिलियम को छोड़कर। कुछ केसेस में मैग्नीशियम भी कोवेलेंट कंपाउंड बना सकता है, बट लिथियम और बेरिलियम के काफी सारे कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं। सारे ही कोवेलेंट होते हैं ये नहीं बोल रहे हैं, बट बहुत सारे क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। लिथियम और बेरिलियम को अगर छोड़ दें, ऊपर वाले ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट को छोड़ दें, तो बाकी सारे एलिमेंट मोस्टली क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड ही बनाते हैं। ठीक, इसके बाद ट्रेंड्स ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर अगर देखें तो नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। अगर ग्रुप 1 में भी देखें, ग्रुप 2 में भी देखें, तो डाउन द ग्रुप जाने पर, ठीक है, ये सिंपल चीजें हैं, ये पता रहनी चाहिए। करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट देकर ये वाले स्टेटमेंट दे देता है आपको, तो ये प्रॉपर्टीज पता रहनी चाहिए बेटा। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक, नेक्स्ट वाली चीज देखते हैं, रिएक्टिविटी। अगर एस ब्लॉक वाले एलिमेंट के मेटल्स की, क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, अगर बाकी मेटल्स के कंपेयर करेंगे इनकी रिएक्टिविटी को, तो यहां क्या दिखेगा कि इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, काफी ज्यादा। ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं, एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में जिसका नाम क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। वो आयनाइजेशन एनर्जी इन एलिमेंट्स की काफी कम होती है। वैसे तो हम उसे डिटेल में पूरे 1-2 लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगी। तो इलेक्ट्रॉन को ये इजिली डोनेट कर देते हैं या इनके इलेक्ट्रॉन इजिली निकल जाते हैं क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी काफी कम होती है। तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव होने का रीजन क्या है बेटा, इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी काफी कम है। तो डी ब्लॉक वाले मेटल से एफ ब्लॉक वाले मेटल के कंपैरिजन में ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, और इसी हाईली रिएक्टिविटी के कारण ये कभी भी प्योर स्टेट में नहीं मिलते नेचर में। ठीक है, अगर हम इसको प्योर करते भी हैं तो इसको स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसको डायरेक्टली ऐसे ओपन कंटेनर में हम स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, इस हाईली रिएक्टिविटी के रीजन के कारण ही ये क्या होते हैं, नॉट फाउंड इन प्योर स्टेट। नेचर में ये प्योर स्टेट में, मतलब सिर्फ और सिर्फ सोडियम नहीं रहेगा, सोडियम किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, सोडियम का क्लोराइड या सोडियम का सल्फेट या सोडियम का कार्बोनेट, कोई ना कोई दूसरी चीज के साथ ये कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। ऐसे सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट ऐसे न्यूट्रल फॉर्म में स्टेबल होकर नहीं रह सकते नेचर में। ठीक है, सबसे लास्ट चीज देखते हैं, ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी। तो ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता है। अगर हम डाउन द ग्रुप जाने पर इसका ट्रेंड देखेंगे तो नीचे जाने पर ये क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ती है। अगेन रीजन क्या है कि डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पर कम होती है, कम एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ जाती है।
ये याद रखना बेटा, ये जनरल ट्रेंड है। एक आध रिएक्टिविटी में हो सकता है कि ऊपर वालों की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाए, हम सिर्फ जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये कुछ चीजें हैं, ये आपको पता रहनी चाहिए। ये तो हो गया एस ब्लॉक के बारे में। नेक्स्ट चीज हम चलते हैं किस पर बेटा, पी ब्लॉक के। पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज को अगर देखते हैं तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NS2 तो रहेगा, NP में इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेकर 6 तक जा सकते हैं। NP1 ग्रुप 13 में स्टार्ट होता है। NP6 कहां खत्म हो जाएगा, नोबल गैस पर। तो 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, लेकिन p ऑर्बिटल में ही भरेंगे, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इनको हम बोल देते हैं, लेकिन सिर्फ पी ब्लॉक को ही बोलते हैं ऐसा नहीं है, एस ब्लॉक के एलिमेंट को भी बोलते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव एक्चुअल में किसको बोलते हैं हम, एस ब्लॉक के एलिमेंट प्लस पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। इन दोनों ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या बोल देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। या इन दोनों ब्लॉक के एलिमेंट्स को और क्या बोल देते हैं हम, मेन ग्रुप एलिमेंट भी बोल देते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि फाइंड आउट द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट अमंग फॉलोइंग, कहने का मतलब आपको ये पूछ रहा है कि कौन सा एलिमेंट एस ब्लॉक या पी ब्लॉक को बिलोंग करता है। तो मेन ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिलाकर। दूसरी चीज क्या है, कुछ जगहों पर हम नोबल गैस को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं बोलते, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी बाकी के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। उसमें एक आध दो एलिमेंट ही कभी कभार कंपाउंड बना पाते हैं, वरना वो कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, और इसलिए कुछ जगहों पर, ठीक है, आपको लिखा हुआ ये मिलेगा कि वो जो नोबल गैस है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की तरह काउंट नहीं होते। ठीक है, तो पी ब्लॉक वाले को रिप्रेजेंटेटिव बोलते जरूर हैं, लेकिन उसमें नोबल गैसेस को काउंट नहीं करते। ठीक, नेक्स्ट, अगर इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो ये इस ब्लॉक में क्या है, बहुत ही ज्यादा वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव भी होते हैं, बहुत लेस रिएक्टिविटी वाले भी होते हैं, जैसे नोबल गैस हो गए। तो इसमें रिएक्टिविटी को कंपेयर करें तो बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव वाले कौन से हो जाएंगे, हाईली रिएक्टिव वो होंगे जो नोबल गैस के पहले आते हैं। कौन से, ग्रुप 17 जिनको हमने क्या बोला था, हेलोजेंस। ग्रुप 16 जिनको हमने क्या बोला था, चाल्कोजेंस। तो ये जो दो ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और वेरी लेस रिएक्टिव भी इनमें होते हैं। वेरी लेस रिएक्टिव वाले कौन से हो जाएंगे, ग्रुप 18 नोबल गैस वाले। ठीक है, और इसमें मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले भी होते हैं, ग्रुप 13 14 15 वाले जो है वो बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव भी नहीं होते, लेकिन बहुत कम रिएक्टिव भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो हर तरीके का एलिमेंट इसमें मिलता है। इसके अलावा पी ब्लॉक अकेला ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल भी मिलता है, नॉन मेटल भी मिलता है और मेटलॉइड भी मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें इस ब्लॉक में मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड भी होते हैं। किसी और ब्लॉक में ऐसा नहीं होता, सारे ब्लॉक में केवल मेटल्स ही होते हैं, इसमें सारी चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, ऑल आर प्रेजेंट। इसमें तीनों तरीके के एलिमेंट मिलते हैं, तीनों तरीके की रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट भी मिलते हैं। ठीक है, ग्रुप 17 और 16 इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा क्यों होती है, इनका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाई होता है। अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पर भी हम एक पूरा लेक्चर देखने वाले हैं बेटा। ठीक है, इसमें पूरा एक लेक्चर रहेगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे फिर। ठीक, तो एक दो लेक्चर्स तो हमारे सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पर होने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन गेन कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद रिलीज ये बहुत ज्यादा एनर्जी करते हैं, इसके कारण इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। किनका, ग्रुप 17 का स्पेशली। क्लियर हुआ? इसके बाद अगर इसके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो इसमें नॉन मेटल सारे ही नहीं होते, इसमें मेटल भी होते हैं, मेटलॉइड भी होते हैं, लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पर इनमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वाले ऊपर होते हैं। तो इसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पर इसमें क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम अलोंग द पीरियड की बात करते हैं, अगर हम अलोंग द पीरियड की बात करें, एक मिनट बेटा, अगर हम अलोंग द पीरियड की बात करें तो इसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। अगर सिर्फ पी ब्लॉक में ऐसे आगे जाते हुए देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अलोंग द पीरियड, मतलब अलोंग द पीरियड बोलने का मतलब क्या है, पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट साइड से राइट साइड गए हैं, तो ऐसे केस में
नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। समझ में आ गया? लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पर कम होगा। डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है जनरली। ठीक। ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो नीचे जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसमें रिएक्टिविटी नीचे जाने पर कम होती है। तो ये अपोजिट है एस ब्लॉक के। ठीक है, एस ब्लॉक में नीचे जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ रही थी, लेकिन इसमें ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है? जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे इसमें रिएक्टिविटी क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो गई किन के लिए? पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के लिए। इसके बाद अगर हम चलते हैं किस पर? डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स पर। तो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ध्यान देना, यहां पर NS, लेकिन NS में 0 से 2 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। S में कई बार एक इलेक्ट्रॉन भी जाते हैं, क्रोमियम कॉपर वाले एक्सेप्शन में, और एक आधे एक्सेप्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें S में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। डी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे वो कौन से हो जाएंगे? N-1। अगर आउटर मोस्ट वाला कौन सा है? S वाला कौन सा है? N वाला है। तो उससे एक कम नंबर वाले ऑर्बिट में कौन से? डी वाले के इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ये डी में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा सकते हैं? 1 से लेकर 10 तक। समझ में आ गया? तो ये हो गया उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करते हैं तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा होते हैं। एस ब्लॉक में हमेशा फिक्स रहते हैं, +1 +2। इसमें फिक्स नहीं होते, इनफैक्ट इसमें बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। पी ब्लॉक में भी एक दो होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी प्रॉपर्टी हम बोलते हैं? डी ब्लॉक के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा केसेस आते हैं। और डी ब्लॉक जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में इसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक। और इस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण ही इनमें एक बिहेवियर होता है, किन की तरह बिहेव करने का? कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने का। तो इनके जो कैटेलिटिक प्रॉपर्टी होती है, कैटेलिटिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है? कि ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेंगे, बहुत सारी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत सारे डी ब्लॉक एलिमेंट को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। उसका रीजन क्या है? इनमें बहुत ज्यादा अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, तो ये जिनमें भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ज्यादा अच्छे से कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि जब ये रिएक्टेंट से बॉन्ड बना रहे होंगे तो किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे, जब प्रोडक्ट बन जाएगा और उससे बॉन्ड ब्रेक कर रहे होंगे तो किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कैटेलिटिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है इनकी, किन के कारण? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण। ठीक, मतलब अलग अलग चार्जेस शो करने के कारण। नेक्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं वो क्या है? ये डी ब्लॉक वाले बहुत सारे एलिमेंट्स में क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ग्रुप 12 को छोड़कर, जिंक कैडमियम मरकरी वालों को छोड़कर, ज्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जिन भी कंपाउंड के अंदर, जिन भी एलिमेंट के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादातर क्या बनाते हैं? कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। ये कलर्ड आयंस होते हैं, इसलिए ज्यादातर केसेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही कलर निकल कर आता है। तो हर बार ऐसा जरूरी नहीं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही आएगा, लेकिन ज्यादातर केस में वो जो कलर आता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। इसके अलावा जहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनके कारण इनमें और कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। ठीक है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। तो बहुत सारे जो एलिमेंट्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे? पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। क्लियर हो गया बताइए? ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी किसकी बात करें? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये काफी हाई होते हैं। तो इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग काफी ज्यादा होने के कारण एज कंपेयर टू एल्कली मेटल, तो इसके ज्यादातर एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अगेन जिंक कैडमियम मरकरी ऐसे वाले एग्जांपल्स को छोड़कर बहुत सारे एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है वो क्या है? कि जो डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको और कौन सा नाम देते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन नॉर्मली हम ग्रुप 12 वाले एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। ठीक है, तो जनरली डी ब्लॉक वालों को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देते हैं, लेकिन इसमें जो ग्रुप 12 है उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते बेटा। ठीक है, उसका रीजन क्या है समझते हैं। पहले तो जब आप पीरियोडिक टेबल की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उन्होंने क्या रीजन दे रखा है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या एज अ ब्रिज काम करते हैं, ट्रांजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को दिखाते हैं, एज अ ब्रिज काम करते हैं बिटवीन हाईली रिएक्टिव एस ब्लॉक, हाईली रिएक्टिव एस ब्लॉक एंड लेस रिएक्टिव ग्रुप 13-14 एंड लेस रिएक्टिव
ग्रुप 13 14, इनके बीच में क्या काम करते हैं, ऐसा ब्रिज काम करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी के ट्रांजिशन को दिखाते हैं, प्रॉपर्टी के चेंज होने को शो करते हैं, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसा स्टेटमेंट दे रखा है। लेकिन जब हम डी एंड एफ ब्लॉक पर जाते हैं तो वहां एक और चीज पढ़ते हैं जिसका वो जो क्या कहता है कि मेटल या मेटल के आयंस में, ठीक है, एटम्स या एटम्स के आयंस में अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होंगे, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। इसलिए ग्रुप 12 को नहीं बोलते क्योंकि उसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होते। ठीक, तो एक्चुअल में ट्रांजिशन एलिमेंट का एक दूसरा डेफिनेशन भी है कि जिनमें भी इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं इन एटम और आयंस, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये जिंक, कैडमियम और मरकरी के केस में पॉसिबल नहीं होता, इनके डी तो 10 रहते हैं, ये डी हमेशा इनका भरा हुआ रहता है, तो ये इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, और इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ये बहुत अलग होती है बाकी डी वालों से। ये कलर्ड नहीं होते, ये पैरामैग्नेटिक नहीं होते, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, इनफैक्ट मरकरी तो लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, इसी रीजन से इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह कंसीडर नहीं करते। तो सारे डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बट सारे ट्रांजिशन वाले डी ब्लॉक एलिमेंट जरूर है। ठीक है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इन तीनों एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है बहुत ही अलग है फ्रॉम अदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फ्रॉम अदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। समझ में आ गया? तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते तो जरूर हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन को जरूर ध्यान में रखना है बेटा, आगे जब हम डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो इसे यूज करेंगे। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट सबसे लास्ट हमें पढ़ना है किसके लिए, एफ ब्लॉक के लिए। एफ ब्लॉक के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो जाएगा बेटा, एनएस में तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, n-1 जो डी रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन 0 भी जा सकते हैं, 1 भी जा सकते हैं, कभी कभार 2 भी जा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस में कुछ बार ऐसा होता है। ठीक है, वैसे ये n-2 एफ में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादातर जगहों पर आपको 1 to 14 लिखा हुआ मिलेगा बेटा, लेकिन एक्चुअल में एफ में 0 to 14 हो सकता है, क्योंकि एक एग्जांपल है, एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें एफ ब्लॉक है लेकिन न्यूट्रल एटम में एफ में 0 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, तो वो एनसीईआरटी में भी वो लिखा हुआ है, क्योंकि जनरल केस 1 to 14 वाला ही, क्योंकि हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर ये 0 to 14 0 वाला भी एक केस होता है। ठीक, इसके बाद अगर टाइप ऑफ एलिमेंट की बात करें तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। इनफैक्ट पूरा का पूरा एस ब्लॉक, पूरा का पूरा डी ब्लॉक, पूरा का पूरा एफ ब्लॉक मेटल से, इनफैक्ट पी ब्लॉक में भी कुछ एलिमेंट्स मेटल है, तो मेटल बहुत ज्यादा होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर अगर लेंथेनाइट्स की बात करें, इसमें 2 सीरीज होते हैं, एक होता है लेंथेनाइट सीरीज 58 to 71, एक होता है एक्टिनाइट सीरीज 90 to 103। जो लेंथेनाइट्स के अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये +3 वाला मोस्ट स्टेबल होता है। +3 वाले क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेंथेनाइट्स जितने भी हैं। वो दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं लेकिन वो स्टेबल नहीं होते, वो अनस्टेबल होते हैं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर एक्टिनाइट्स का देखें तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं डी ब्लॉक जैसे, और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करने के कारण इनकी केमिस्ट्री को पढ़ना क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों, एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दूसरी चीज ये आर्टिफिशियल है, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स इसमें बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो एक्चुअल में क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिनॉइड्स वाले जो है वो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और इसलिए ये अनस्टेबल भी होते हैं। और इसी रीजन से, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी को पढ़ना, स्टडी ऑफ एक्टिनाइड्स इज डिफिकल्ट। ठीक है, ये डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि पहली चीज तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेटेड भी है, डिफिकल्ट भी है और ये कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि बहुत अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे, क्योंकि इनमें क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और डिफिकल्ट उनको पढ़ना क्यों है, क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम के लिए जब स्टेबल ही नहीं रहेंगे तो प्रॉपर्टी कैसे पढ़ेंगे। और एलिमेंट जो यूरेनियम के जो बाद हैं उन्हें और क्या वर्ड यूज करते हैं,
ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में ऐसा मानते थे कि जो यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं जो ट्रांस यूरेनियम है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, बट इसमें दो एलिमेंट्स को हमने पढ़ा है, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम को अब हम नेचुरल एलिमेंट्स मानते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसके लिए, एफ ब्लॉक के लिए। अब जैसे डी ब्लॉक के लिए एक नाम पढ़ा था, कौन सा, ट्रांजिशन एलिमेंट, वैसे ही एफ ब्लॉक को और क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट में किस में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, n-1 डी में। ठीक है, और जो इनर ट्रांजिशन है ये एफ ब्लॉक वाले में किस में जाते हैं, n-2 वाले एफ में। तो एक्चुअल में इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उसका रीजन कुछ जगहों पर क्या लिखा हुआ रहेगा, एंटी पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। ठीक है, इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, एंटी पेनल्टीमेट शेल में जाते हैं। बट एंटी पेनल्टीमेट कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो ट्रांजिशन वाले जो ऑर्बिट रहेंगे उसके भी अंदर वाले ऑर्बिट में उसके इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, इसलिए इनर ट्रांजिशन। या उसका कुछ जगहों पर और रीजन लिखा हुआ क्या मिलेगा, कि वो जो डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो डी ब्लॉक वाले क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन वालों के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि लेंथेनाइड के बाद ये भरने चालू होते हैं, लेंथेनम के बाद ये भरने चालू होते हैं, या एक्टिनियम के बाद ये भरने चालू होते हैं। ठीक है, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट है। या ऐसे बोल सकते हो कि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ट्रांजिशन एलिमेंट में जो भी इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में जाते हैं उसके अंदर वाले ऑर्बिट में इनके इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आया बेटा, क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहां तक तो हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं बेटा एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के लिए। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कि एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स भी जो हैं बहुत ज्यादा कलर्ड आयंस बनाते हैं, क्योंकि उनमें भी क्या होता है, उनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनमें भी बहुत सारे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ये शो करते हैं। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले जो बिहेवियर थे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। इसके अलावा इनमें भी बहुत सारे आयंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, कलर्ड आयंस बनाते हैं। वो सारी प्रॉपर्टी जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण हमने ट्रांजिशन के लिए पढ़ा था वो इनमें भी आएगा। ठीक, इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चंस। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ट्राई कर लेते हैं, हमारी थ्योरी पर ही बेस्ड थे जो हमने अभी पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन पूछा है द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल SPDF। ये जो क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है ये, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट अ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट कौन होगा, जिसमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, डी में। यहाँ ध्यान दोगे तो डी के बाद ये पी में इलेक्ट्रॉन गया, ध्यान देना बेटा ये 4s बाद में लिखा है, लेकिन 4s में पहले इलेक्ट्रॉन गए होंगे, इसके बाद गया होगा डी में और उसके बाद गया होगा किस में, पी में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो पी में गया ये नहीं है, इसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया है, ये नहीं है। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, डी में, ये है बेटा। ये डी पहले लिख दिया जरूर है, लेकिन एक्चुअल में आपको पता है कि कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 3p के बाद 4s में जाते हैं, और 4s के बाद फिर 3d में जाते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड वाला। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द 6th पीरियड द ऑर्बिटल्स बीइंग फिल्ड आर। 6th पीरियड में क्या हो जाएंगे, 6s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 6p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और d वाला कौन सा जाएगा, 5d जाएगा, और f वाला कौन सा हो जाएगा, 4f वाला जाएगा। पढ़ा हुआ था हमने, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन से हो जाएंगे बेटा, ये 4th वाला हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या है, इन द 4th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव 1 और मोर 4d इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 4th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, 4th पीरियड को हमने कौन सा बोला था, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं ये किस में जाते हैं बेटा, ये 3d में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 4d में नहीं जाते। समझ में आया, तो उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। एक्चुअल में 4th पीरियड में, ठीक है, क्या होता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होता है और उसमें 3d में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 4d में जाने वाले कितने हो जाएंगे, 0 एलिमेंट। ठीक है, 4d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे उसमें। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पीरियड। लॉन्गेस्ट पहले पूछा है, तो लॉन्गेस्ट पहले वाला कौन सा हो जाएगा, 6th, एक ही ऑप्शन है, और शॉर्टेस्ट तो आपको पता ही है कि पीरियड 1 होता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है ये, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द 4th पीरियड। 4th पीरियड में
हमने निकाला हुआ है इनफैक्ट बेटा। फोर्थ पीरियड में किस किस में इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 4s, 4p, और क्या जाते हैं? 3d में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। 2f तो होता नहीं है तो उसमें जाएंगे नहीं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स 2, इसमें इलेक्ट्रॉन 10, इसमें इलेक्ट्रॉन्स 6, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 18। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा कौन सा? 18। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्या है? द टोटल नंबर ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स इन द ग्रुप 11। ग्रुप 11 कौन सा है बेटा? ये कॉपर वाला। ग्रुप 12 वाला कौन सा है? जिंक। ग्रुप 11 में क्या होता है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इसके नीचे भी जो एलिमेंट होता है एक्चुअल में वो आर्टिफिशियल है, ठीक है? वो क्या है? एरोटेजिनियम जो है वो क्या है? आर्टिफिशियल है। तो यहां पर आर्टिफिशियल को काउंट नहीं करना है। अगर टोटल एलिमेंट ग्रुप 11 में पूछता तो 4 लिखते, लेकिन नेचुरल एलिमेंट्स बोला है, ये ऊपर वाले नेचुरल होते हैं। तो करेक्ट आंसर कितने हो जाएंगे? 3। और यही जो ग्रुप 11 वाले जो एलिमेंट्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हीं को हम और क्या बोलते थे? कॉइनेज मेटल्स भी बोलते हैं, ठीक है? कॉइनेज मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअल में एक कॉइनेज के केसेस में, मतलब बहुत पहले, ठीक है, जो पुराना टाइम था वहां पर इन्हीं मेटल्स को एज अ कॉइन यूज करते थे, ठीक? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली कौन सा है? 14। 14 है तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और p में 2। सबसे आउटर मोस्ट वाला तो p वाला 2 ही रहेगा। ऑर्बिट नंबर कोई भी ले सकते हैं। तो ns2 क्या हो जाएगा? np2। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब मेनली किसकी बात कर रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन की। डिफरेंशिएटिंग मतलब जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इंटस n-1 d सबशेल द एलिमेंट इज। ये बोल रहा है कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी वाले में जा रहा है। तो डी वाले में जा रहा है मतलब कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया? डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या है? जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, या एक्चुअल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी बात बोल रहा है, ठीक? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एटम्स विथ 3 ऑफ देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड, ठीक है? 3 ऑफ देयर ऑर्बिटल मतलब s में भी भरा होगा इलेक्ट्रॉन, d में भी भरा होगा इलेक्ट्रॉन, f में भी भरा होगा इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसमें भी कई बार इलेक्ट्रॉन एक भरा हो सकता है, इसमें भी भरा हो सकता है, इसमें भी भरा हो सकता है, लेकिन ये किस में हो सकता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में हो सकता है। मतलब कौन सा हो जाएगा? f ब्लॉक एलिमेंट, या कौन से हो सकते हैं? लेंथेनाइट्स। समझ में आया? ठीक है। बाकी केस में ऐसे 3 सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं होते। इनकम्प्लीटली फिल्ड कहने का मतलब ये पूरी तरीके से भरा नहीं है, ये भी पूरी तरीके से नहीं भरा है, ये भी पूरी तरीके से नहीं भरा है। समझ में आया? इसके बाद मतलब उसके आयंस भी हो सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्स विच जनरली एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर पढ़ रखा है बेटा हम लोगों ने। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, उनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसके अलावा एक्टिनाइट जो होते हैं उनमें भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट डिफरेंट कलर्ड कंपाउंड्स ऑन अकाउंट ऑफ अनफिल्ड। अनफिल्ड मतलब इनकम्प्लीटली फिल्ड। इनकम्प्लीटली फिल्ड कौन से ऑर्बिटल होंगे बेटा? एफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि किसकी बात कर रहा है? इनर ट्रांजिशन। अगर क्वेश्चन में ट्रांजिशन एलिमेंट बोला होता तो हमारा आंसर कौन सा होता? डी ऑर्बिटल, ठीक। डी ऑर्बिटल भी इनकम्प्लीटली फिल्ड हो सकते हैं, एफ भी हो सकते हैं, लेकिन इनर ट्रांजिशन में एफ वाले इनकम्प्लीटली फिल्ड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स इन एस एंड पी सबशेल, देन दैट एलिमेंट इज। ये बोल रहा है या अगर एस या पी वाला पार्शियली फिल्ड है तो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि एस और पी में दोनों ब्लॉक के एलिमेंट्स को मिलाकर हम कौन से बोल देते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट? देखना, एग्जिबिट कैटालिटिक प्रोसेसेस, सही, बिल्कुल सही है। सेकंड है हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही है, ठीक है। और थर्ड बोला है हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन, ये भी सही है, लेकिन क्वेश्चन में बोला था इनकरेक्ट, मतलब ये लास्ट वाला ऑप्शन रह जाएगा बेटा, यही बच गया, यही इनकरेक्ट होगा। लेकिन एटॉमिक रेडियस के बारे में हम पढ़ेंगे कब? एटॉमिक रेडियस वाला एक लेक्चर लेंगे तब, ठीक। लेकिन आप एलिमिनेशन से निकाल सकते हो करेक्ट आंसर। ये तो हो गए सारे क्वेश्चंस बेटा आज वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो भी पढ़ा था उससे रिलेटेड, ठीक है।
तो आज वाले लेक्चर में हमने दो चीजें पढ़ ली, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप वाइज कैसे करना है, पीरियड वाइज कैसे करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर कैसे हम उसका पीरियड, ब्लॉक या ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं, या किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक हमने क्या देखा, एस पी डी एफ, ये जो चारों ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं इनकी जनरल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कौन सी चीज, जो छोटी छोटी चीजें जो रह गई, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, इनमें कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं, मोजलीज लॉ पढ़ेंगे। इसके अलावा और क्या देखेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम यूज करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। जब भी हम अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, तो वहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेटा। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखना बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपके लिए एनसीईआरटी बार बार पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी तो वैसे आपको सारे ही चैप्टर्स के लिए पढ़नी है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके डायरेक्ट जो स्टेटमेंट होते हैं वो कई बार पूछ लेता है उठा के एनसीईआरटी से। ठीक है, तो उसको बार बार रीड करना शुरू कर देना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बेटा।